और एमपी में एमएसपी पर गेहूं खरीदी को लेकर तारीख पर तारीख बढ़ रही है। पहले 1 अप्रैल से खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन अब सरकार ने उपार्जन का नया शेड्यूल जारी किया है। और वही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इस बार गेहूं खरीदी 2 चरणों में होगी। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से खरीदी शुरू की जाएगी। वहीं प्रदेश के शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीदी को लेकर लगातार तारीख पर तारीख बढ़ रही है और सियासत भी इसमें देखने को मिल रही है। पहले 1 अप्रैल से खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन अब सरकार ने उपार्जन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार तारीख बढ़ा दी गई है। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इस बार गेहूं खरीदी 2 चरणों में होगी। पहला चरण में भोपाल, इंदौर, उज्जैन। तो एमपी में गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ने पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि गेहूं खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं और इसलिए तारीख बढ़ाई गई है। हमेशा बारदाने की कमी के हालात बनते रहे और किसानों की फसल बाहर खुले में रखी है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कहीं जल्दी कटाई होती है, कहीं समय लगता है, इसलिए तारीख बढ़ाई गई है। और बारदानों की कोई कमी नहीं है, यानी सियासत अब भरपूर हो रही है इस पर। बारदान जो होता है हमारे देश में ही बनता है। सबसे बड़ा संकट जो होने वाला है अभी वो ये होने वाला है कि अगर किसानों का सही समय पर गेहूं नहीं खरीदा गया तो किसान मजबूर हो जाएंगे उसे सस्ते दाम में मंडी में बेचने में। हमने पहले भी देखा था कि सोयाबीन के समय जब इन्होंने एक योजना चालू की थी भावांतर, उस समय मेरे ख्याल से जो भाव गया था मक्के का और सोयाबीन का बहुत कम गया था और योजना बंद होते ही वो भाव बढ़ गया था। तो सरकार जो है वो किसानों के साथ छलावा कर। गेहूं खरीदी में अभी तो क्योंकि हमारे तरफ तो अभी कटाई ही नहीं हुई है तो समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसम हर तरफ अलग होता है। मालवा में जल्दी कट जाता है, विंध्य में लेट कटता है, तो ऐसे कारण होते हैं, उसके कारण करना पड़ता है। बारदाने की कमी भी मध्य प्रदेश में ऐसी कोई कमी नहीं है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से राजधानी में आम लोगों की जेब और दिनचर्या दोनों पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। इस बार सबसे बड़ा असर बिजली बिल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और कचरा प्रबंधन पर दिखाई देगा। चलिए कल से क्या बदलने वाला है वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। तो प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली महंगी होने जा रही है। औसतन 5% तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी और अब 200 यूनिट पर करीब 80 रुपए आपको ज्यादा देने होंगे। वहीं 400 यूनिट पर करीब 150 रुपए से ज्यादा का बिल आपका आएगा। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा हो जाएगा। कलेक्टर गाइडलाइन पर करीब 12% की बढ़ोतरी होगी। रेट बढ़ने से भोपाल में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर खर्च भी बढ़ जाएगा। और भारतीय रेलवे रिजर्वेशन के नियमों में अप्रैल की शुरुआत में से बदलाव होने जा रहा है। सरकार टैक्स सिस्टम में बदलाव करने जा रही है। अब लोगों के लिए टैक्स जमा कराने की प्रक्रिया आसान होगी। लोगों को मिल रही नगर निगम टैक्स में राहत खत्म हो जाएगी और 31 मार्च के बाद नगर निगम टैक्स की छूट खत्म हो जाएगी। देर से भुगतान करने पर लोगों पर इसका बोझ बढ़ेगा। तो 1 अप्रैल से कचरा नियम भी सख्त होने वाले हैं। अब कचरा 4 हिस्सों में अलग अलग रखना जरूरी होगा। गीला, सूखा, सैनिटरी और खतरनाक अलग नहीं किया गया तो सीधा इस पर फाइन लगेगा। चलिए आगे बढ़िए। एमपी में टीईटी अनिवार्यता को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। प्रदेश के 12 प्रमुख शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है और टेट के खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष की रणनीति तय कर ली गई है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि ये लड़ाई केवल एक परीक्षा की नहीं बल्कि सेवा, सुरक्षा और अधिकारों की है। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि टीईटी अनिवार्यता और सेवा अवधि की गणना को लेकर सरकार पर पुनर्विचार का दबाव बनाया जाएगा। और इसके तहत 8 अप्रैल से प्रदेशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी, जो 18 अप्रैल को भोपाल में मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा तक पहुंचेगी। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि बिना स्पष्टता के जारी आदेश में ने 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों को असमंजस में डाल दिया है। कि मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल से 20 साल से पढ़ा रहा है तो उसको अनुभव तो होगा ही होगा। ये भी एक राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जो 25 साल से जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के व्यक्ति को कहा जा रहा है टेस्ट दिया जाए। तो मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा ही है तो जो 25-30 साल से जो नेता है उनका भी टेस्ट ले लीजिए एक बार आप।
तो चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे, जहां पर मुफ्त वाली योजनाएं यानी कि फ्री स्कीम पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बयानों का शोर शुरू हो चुका है। फ्री स्कीम को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। फ्रीबीज पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि रेवड़ियां बांटकर विकसित भारत नहीं बन सकता। कौशल विकास से ही विकास की राह तय रहेगी और इसलिए फ्री एजुकेशन, फ्री स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं महिलाओं को और प्रदेशवासियों को दीजिए। और वहीं हेमंत कटारे के बयान पर बीजेपी ने कहा कि सरकार गरीब जनता के लिए काम करती है। सरकार की योजनाओं से लाडली बहनों के जीवन में बदलाव आया है। एमपी में एक बार फिर से मुफ्त वाली योजना पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल प्रदेश में चल रही है लाडली बहना योजना, इसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ओर से लाडली बहना योजना शुरू की गई थी। कहा जाता है कि इस योजना की वजह से बीजेपी ने सत्ता में रिकॉर्ड जीत के साथ वापसी की। इसके बाद से ही लगातार कांग्रेस की ओर से मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि फ्री रेवड़ियां बांटकर विकसित भारत नहीं बन सकता। फ्री एजुकेशन और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं फ्री कीजिए। सीधे पैसे देने से कौशल विकास नहीं होगा, इसलिए ऐसी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। हेमंत कटारे के बयान पर बीजेपी ने कहा, सरकार गरीब जनता के लिए काम करती है और सरकार की योजना से लाडली बहनों के जीवन में बदलाव आया है। वो विकसित भारत कभी भी रेवड़ियां बांट करके नहीं बन सकता है। और हम तो अपने घर में उदाहरण ले लीजिए, हम अपने बच्चों को उनकी योग्यता में निखार लाने के लिए अगर खाते में पैसा डालने लग गए तो बच्चा नकारा हो जाएगा, बच्चा सशक्त नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा। हम अपने घर के भी बालकों को क्या करते हैं, उनकी योग्यता में निखार लाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो यदि राशियां देनी है कभी, तो मेरा मानना यह है कि कोई महिला अगर गरीब है वर्ग से, तो उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए दे दीजिए, फ्री एजुकेशन दे दीजिए, स्वास्थ्य के लिए दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए महिला को। सरकार जनता और गरीब जनता के लिए काम करती है और गरीब जनता के लिए जो भी योजनाएं उपयोगी होती हैं उसको निर्णय करना मेरे ख्याल से सरकार का अधिकार होता है। और गरीबों को जैसे आज लाडली बहनों को हम लोग जो राशि दे रहे हैं, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान उससे प्राप्त हो रहा है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। ये राशियाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहती हैं और मेरे ख्याल को उसमें सरकार में देने में कोई आपत्ति नहीं होती। फ्री वाली योजनाओं के कारण राज्यों पर कर्ज का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है तमिलनाडु, जिस पर 9 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। उधर उत्तर प्रदेश पर 8 लाख करोड़ के करीब कर्ज है। महाराष्ट्र पर 7,22,000 करोड़, पश्चिम बंगाल पर 6,58,000 करोड़ का कर्ज है। कर्नाटक 5,97,000 करोड़ कर्ज के साथ लिस्ट में 5वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश पर 4,18,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और कर्ज के मामले में देश में एमपी का 10वां नंबर है। कुल मिलाकर फ्री वाली स्कीमों से राज्यों पर लगातार कर्ज का भार बढ़ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है, लेकिन विकास के नाम पर फ्री स्कीम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।